हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5, है ना। तो ये आपका अभी प्राचीन इतिहास चल रहा है जिसमें कि हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं। और वैदिक काल में आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक समाज के बारे में। तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए, ऋग्वैदिक को ही पूर्व वैदिक बोला जाता है ना। पूर्व वैदिक क्यों बोला जाता है? देखिए, वैदिक काल को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। तो जो ऋग्वैदिक काल का समय था वह 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी था, है ना। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल था, यानी 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी उत्तर वैदिक काल था। तो उत्तर का मतलब होता है बाद में, यानी बाद वाला वैदिक काल। ठीक। और ऋग्वैदिक को हम पूर्व वैदिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी पहले वाला वैदिक काल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब शुरू करते हैं हम। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य, यानी इन्हीं को प्रारंभिक आर्य भी बोला जाता था। उनमें समता मूलक समाज था, है ना। यानी सभी लोग एक समान व्यवहार रखते थे एक दूसरे के प्रति। उनमें कोई भेदभाव नहीं था, है ना। ध्यान रखिएगा। और शुरुआत में यानी ऋग्वैदिक काल में सिर्फ 3 वर्ण थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है। और ये लोग पुरोहित, सेनानी और आमजन में बटे थे। यानी जो ब्राह्मण लोग थे ये पुरोहित पुरोहित का काम करते थे, है ना। यज्ञ यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना। क्षत्रिय लोग ये सेना, युद्ध, ये सारी चीज़ें कार्य करते थे। प्लस जो वैश्य लोग थे ये आम जन में बटे थे, यानी व्यापार व्यापार जो भी सारी चीज़ें देखते थे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि हम लोग कहीं भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या कुछ सुनते उनते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम वो 4 वर्ण पढ़ते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो कि यहाँ तीनों हैं। चौथा जो वर्ण था शूद्र, है ना। तो शूद्र के बारे में भी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, ऋग्वैदिक काल में शूद्र वर्ण नहीं है ना। 3 वर्ण तो हैं बट शूद्र वर्ण नहीं है। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि ये शूद्र वर्ण कब आता है ना। अभी नहीं है, लेकिन कब जुड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें अभी जाननी है। देखिए, समाज में यहाँ पर मैंने बोला कि वर्ण विभाजन का आधार रंग नहीं बल्कि कर्म था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो वर्ण विभाजित होते थे तो वह कर्म के आधार पर होते थे। यानी एक ही परिवार में कई वर्ण के हो सकते थे, है ना। अगर मान के चलिए एक परिवार, उसमें 3 व्यक्ति हैं। एक बढ़ई का काम कर रहा है, दूसरा व्यापारी है, और तीसरा जो है वो सेनानी का काम कर रहा है ना। तो जो सेनानी काम कर रहा है वह क्षत्रिय वर्ण हो गया। ठीक है। व्यापार का जो काम कर रहा है वह वैश्य वर्ग हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे समाज बटा था, यानी आप जो भी कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपका वर्ण तय होगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्ण का 2 अर्थ होता है, एक रंग, दूसरा वर्ण करना, यानी चुनना। इसका मतलब व्यवसाय चुनना। तो समाज में जो विभाजन है ना, व्यवसाय के आधार पर था। मैंने बताया ना कि आप जो व्यवसाय करेंगे उसी वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है ना। यानी एक ही परिवार में कई वर्ण के हो सकते हैं लोग। देखिए, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और उसमें से 2 से लेकर के 7 मंडल जो हैं वह सबसे पुराने मंडल हैं। ठीक है। और 1 मंडल, 8 मंडल, और उसके बाद 9 मंडल, 10 मंडल, ये नए मंडल हैं। ठीक है ना। और इनमें भी जो 10वां मंडल है सबसे नया मंडल है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कौन कौन पुराने हैं, कौन नए हैं, और इनमें सबसे नया कौन है, ये सारी चीज़ें पूछता है। इसको याद रखिएगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में और 9वें मंडल में वर्ण विभाजन का कुछ बातें इसमें दिया है। ठीक है। इसमें ये दिया है कि जो वर्ण विभाजन है ना, वह रंग नहीं बल्कि कर्म है। ठीक है। 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि देखिए, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, और मेरी जो माता है वह आटा चक्की चलाती है। यानी ये कहना चाहता है कि हम लोग एक ही परिवार के भले हैं लेकिन हम लोग अलग अलग वर्ण के हैं। ठीक है। अर्थात एक ही परिवार के लोग अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं, क्योंकि जो वर्ण का आधार है ना, वह रंग नहीं बल्कि कर्म था। ठीक है। और शूद्र शब्द की उत्पत्ति बाद में हुई है ना। ऋग्वैदिक काल में 3 ही वर्ण थे, शूद्र वर्ण नहीं था। तो शूद्र वर्ण की जो उत्पत्ति हुई है बाद में हुई है। देखिए, शूद्र शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले कब हुआ था, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था, है ना। और यह 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है।
अब दस ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त देखेंगे कि उसमें क्या बात हुई है, और शूद्र शब्द की उत्पत्ति बता रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हुई, तो शूद्र शब्द के बारे में क्या लिखा गया है वो चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो इसमें ये लिखा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा की बाहों से हुई है यानी भुजाओं से, और वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जांघ से हुई है ना। तो शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है ना। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये बताया गया है कि शूद्र की जो उत्पत्ति हुई है वह ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है, ठीक है। और ब्रह्मा जी को विराट पुरुष कहा गया है ऋग्वेद में, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर शूद्र शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में हो गई, ये हमने जान लिया। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि आखिर शूद्रों से भेदभाव की शुरुआत कब हुई, है ना। ये चीज़ें तो हमें जाननी पड़ेगी। अब देखिए, लेकिन इस भेदभाव की शुरुआत तब हुई जब ऋग्वैदिक आर्य सप्त संधव को छोड़ करके उत्तर भारत में पूरब की ओर बढ़े, और जब ऋग्वैदिक आर्य का सामना अनार्यों से हुआ। देखिए, जब ये लोग अपने सप्त संधव प्रदेश को छोड़कर यानी सिंधु नदी के आसपास जो सातों नदियों के बीच की भूमि में रहते थे उसे छोड़ करके अब ये लोग पूरब की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। तो यमुना नदी को पार किए, फिर उसके बाद गंगा नदी को पार करके गंगा नदी तंत्र में पहुंच गए। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर देखें कि जो यहाँ के जो लोग मूल निवासी हैं वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और ये लोग ब्लैक कलर के थे, यानी भारत के मूल निवासी की बात हो रही है कि ये लोग ब्लैक कलर के थे, ठीक है ना, काले रंग के थे। तो इन्होंने जो आर्य लोग हैं ये अनार्य बोलने लगे इन ब्लैक लोगों को, है ना, भारत के मूल निवासियों को अनार्य बोलने लगे, दास दस्यु कहने लगे, ठीक है। और इन्हीं लोगों को फिर अपने ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत मान्यता दे दिया गया कि ये चौथे वर्ण शूद्र के रूप में इनको जाना जाएगा, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में अनार्यों को दास दस्यु कहा गया जो काले रंग के थे। बाद में इन्हीं दास दस्यु या अनार्यों को ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत मान्यता दी गई और इन्हें शूद्र वर्ग के रूप में समाज में शामिल कर लिया गया, ठीक है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में भी दास प्रथा थी, लेकिन ये पुरोहितों की सिर्फ सेवा के लिए रखे जाते थे, ना कि खेती बाड़ी मजदूरी के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और परिवार उस समय क्या थी, तो संयुक्त परिवार था, है ना। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार था जिसको नप्त्री बोला जाता था, और पितृ प्रधान समाज था, ठीक है, पितृ प्रधान समाज था। देखिए, अभी हम ये देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार है प्लस पितृ प्रधान समाज है प्लस ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वैदिक काल में, है ना। लेकिन इसके जस्ट पीछे देखेंगे, वही हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में पितृ प्रधान समाज नहीं था, मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है ना, मातृ सत्तात्मक समाज था, और नगरीय अर्थव्यवस्था थी उसकी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, दोनों में अंतर है। वैदिक काल जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी, है ना, और पितृ सत्तात्मक समाज था। लेकिन वहीं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस समय नगरीय सभ्यता थी, नगरीय अर्थव्यवस्था थी, और ये आपका मातृ सत्तात्मक था, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो पितृ सत्तात्मक समाज क्यों था, इसका रीजन क्या था। देखिए, समाज की मूल या सबसे जो छोटी इकाई थी इस समय परिवार थी, है ना, और परिवार को गृह या फिर कुल कहा जाता था, और इस कुल के मुखिया को कुलप बोला जाता था या कुलपति बोला जाता था, ठीक है। और अभी हम ये देखने वाले हैं कि आखिर पितृ सत्तात्मक समाज क्यों था। देखिए, युद्ध की आवश्यकताओं ने पितृ प्रधान समाज को बढ़ावा दिया, परिवार पर पुरुष मुखिया का पूरा नियंत्रण होता था। ऋग्वेद में ऋजास्व, सुनसेप, दीपालिये तीनों जुआरियों का वर्णन है। देखिए, ये लोग जुआरी हैं, है ना, इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में लोग जुआ भी खेलते थे खूब, और 2-3 ठे जुआरियों का यहाँ वर्णन दिया है जो कि इनकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इनके परिवार को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसमें से एक आध दो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बेटे को जुए में दांव लगा दिया था, है ना, तो इनकी वजह से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा इनके परिवार को। देखिए, पुरुषों की तरह कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था जिससे महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी शिक्षा के लिए, है ना। देखिए, 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार, ठीक है। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है स्कूल जाने लायक, तो इनका उपनयन संस्कार होता था, और उपनयन संस्कार होने के बाद इनको गुरुकुल में और या फिर आचार्यों के पास शिक्षा पाने के लिए भेज दिया जाता था, ठीक है। तो उपनयन संस्कार जो है ये शिक्षा प्राप्त करने से पहले शुरू किया जाता था।
और कन्याओं को वर चुनने की आज़ादी थी। कन्या चाहे तो जीवन भर अविवाहित भी रह सकती थी। जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको अमाजू बोला जाता था उस कन्या को, ठीक है। पुनर्विवाह की आज़ादी थी। और देखिए यहाँ पर जैसे पुनर्विवाह की आज़ादी हो गई, कन्याओं को वर चुनने की आज़ादी हो गई, ठीक है। और दूसरी बात कि अविवाहित भी रह सकती थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दिखा रहा है कि उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, है ना? तभी तो इतनी आज़ादी मिली हुई थी। और बहतू किसको बोलते हैं? कन्या के विवाह के बाद उपहार। कन्या का जब विवाह हो जाता था तो उसको कुछ उपहार दिया जाता था, जिसे बहतू कहते थे, है ना? इसको ध्यान रखिएगा। और महिलाओं के लिए जाय दस्तम शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात पत्नी ही घर है। देखिए महिलाओं का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तभी तो बोला जा रहा है कि पत्नी ही घर है, यानी जाय दस्तम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो उस समय स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उस समय की विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी विदुषी महिलाएं थी? विदुषी का मतलब होता है विद्वान, है ना? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हिंदी भी सीखते चलेंगे, है ना? तो उस समय की जो विदुषी महिलाएं थी, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वयाला, नीवावारी, है ना? तो ये उस समय की प्रसिद्ध जो विदुषी महिलाएं थी उनका नाम है ना? अब वहीं देखिए, अब उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उस समय की विदुषियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे में गार्गी, मैत्रेयी, सुबला, कात्यायनी। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा अगर उत्तर वैदिक काल की विदुषियों के नाम बताइए, है ना? अगर 4 ऑप्शन दे देगा तो इसमें से 3 दे देगा, 1 उधर से दे देगा, या फिर उसमें से 3 दे देगा, 1 इधर से दे देगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल की विदुषी कौन थी और ऋग वैदिक काल की विदुषी कौन थी, है ना? तो गार्गी, मैत्रेयी, सुबला और कात्यायनी ये उत्तर वैदिक काल की थी। देखिए स्त्रियां सभा तथा विदत में भी भाग लेती थी। कब की बात हो रही है? फिर आपसे पूछ रहा हूँ, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच की बात हो रही है अभी। दहेज प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, अरे वाह। संपत्ति पर अधिकार स्त्रियों को नहीं था, ठीक है। बाल विवाह था लेकिन कुछ शर्तानुसार था, ठीक है। बहुपति विवाह था, यानी एक स्त्री के कई पति हो सकते थे, ठीक है। नियोग प्रथा भी था। अब ये नियोग प्रथा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जब किसी स्त्री के पति का देहांत हो जाता था तो उस स्त्री का विवाह उसके देवर के साथ कर दिया जाता था, ठीक है। और यह परमानेंट शादी नहीं थी, सिर्फ एक संतान प्राप्ति के लिए थी, है ना। जैसे ही उसके देवर से संतान की प्राप्ति हो जाती थी उन दोनों को अलग कर दिया जाता था, ठीक है। यानी कि जो यह नियोग प्रथा था सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए शादी किया जाता था देवर से, ठीक है। और नियोग से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज बोला जाता था। इनका खान पान क्या था? देखिए खान पान में आपको बता दूं कि ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का वर्णन नहीं था, है ना। यानी कि ये उस समय चीज़ें नहीं थी, ठीक है। मछली ये लोग खाते नहीं थे, या फिर जो भी इसका नाम तो जानते नहीं थे, क्योंकि देखिए नदियों के किनारे रहते थे तो सिंपल सी बात है मछली तो रही होगी, लेकिन मछली का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन और चावल और नमक ये भी नहीं था, ठीक है। और 2 प्रकार के पेय पदार्थ भी थे, है ना, सोम और सूरा। तो जो सूरा है ये सूरा की ये लोग निंदा करते थे, और जो सोम रस है सोम रस को ये लोग अच्छा बताते थे, है ना। जो सोम देवता थे वो वनस्पतियों के देवता थे। हिमालय पर एक चोटी थी मुझवंत चोटी, वहाँ से सोम वनस्पति तोड़ के ये लोग लाते थे और सोम वनस्पति से सोम रस बनाते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो सोम देवता हैं वह वनस्पतियों के भी देवता हैं। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी समझ में भी आया होगा। तो वीडियो इसी पे स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, नमस्कार।